तो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे, दैट इज़ टारगेट एएमयू। यहाँ पर हम एएमयू से रिलेटेड कंटेंट लाते हैं। इसके अलावा हम 6 to 12th की एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्बन लाइवलीहुड। तो सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है ना, उसे टुकड़ों में तोड़ करके समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। तो अगर मैं आपसे बात करूं अर्बन की, तो अर्बन अर्बन का मतलब होता है शहरी, है ना, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिटी। एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है रहन सहन, यानी शहरी रहन सहन, शहर में रहने का तरीका। लाइवलीहुड एक चीज़ और हम कह सकते हैं, लाइवलीहुड हम कहते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे कमाते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ लाइवलीहुड, अ वे टू अर्न योर लाइवलीहुड। सो लाइवलीहुड इज़ बेसिकली हाउ यू आर अर्निंग टू लिव। सो अर्बन लाइवलीहुड का मतलब ये है कि शहरों में लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह वो खाते हैं, किस तरह वो अपने खाने का सामान खरीदने के लिए पैसे कमाते हैं। तो हर चीज़ जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है और हर तरीके का सवाल इस टॉपिक से हल होना चाहिए, ठीक, जो कि इस रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है। मैं पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ सो दैट इट्स विजिबल। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक साइड में बॉक्स दे रखा है जिसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं और उसको आपको इस पिक्चर को देख करके आंसर करना है। तो मैं सवाल पढ़ लेती हूँ। What do you see in this illustration? illustration यानी ये जो आपको कार्टून टाइप फिगर दे रखी है, ये पिक्चर दे रखी है, इससे आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो क्या क्या दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। एक बस स्टॉप है जहाँ पर बस खड़ी हुई हैं दो, एक बैंक दिख रहा है पीछे, ये एक बंदा है जो भाग रहा है, कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ शायद वेट कर रहे हैं बस का, ये कोई चीज़ का कार्ट है, ठेला है ना। एंड मे बी शायद ये कोई चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा गरम गरम है, ये धुआं सा भी निकल रहा है, ये ठेले का मालिक है। यहाँ पे एक और ठेला है, ठीक है, जहाँ पे कुछ तेल में शायद फ्राई किया जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ कोई बंदा जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, यहाँ ये कोई लेडी है, ये कोई साइकिल चला रहा है ना। इसी तरीके से आप देखें, फिर और ऊपर आ जाएं तो ये एक तरीके का स्टॉल है, ठीक है, यहाँ ढाबा है, यहाँ सिनेमा का है, फिर यहाँ पे कुछ स्पीकर्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ एक पिलर टाइप ये कुछ है रेड कलर का। फिर पीछे से हम फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, पर्पल कलर का फैक्ट्री लोग को नाम दिया है, कार्स चल रही हैं, यहाँ स्कूल है। तो काफ़ी एक बड़ा सा सीन मैंने आपको गिनवा दिया कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको दिख रही हों और ज़्यादा चीज़ें। You have already read about the work that people do in rural areas. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गांव में रहने वाले, रूरल यानी गांव के लोग, तो रूरल एरियाज में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो किस किस तरीके के काम करते हैं, ठीक। Okay, now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in rural areas. अब इस पिक्चर में, इस इलस्ट्रेशन में आपको जो काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उसको कंपेयर कीजिए उससे जो कि आपने रूरल एरियाज वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें आपने क्या क्या देखा था। Some parts of the city are different from others. What differences do you notice in this illustration? इस शहर के कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों से अलग हैं, तो वही डिफरेंसेस आपको बताने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि शहर के यहाँ एंड में हमें एक फैक्ट्री टाइप कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो बेसिकली फैक्ट्री वाला जो एरिया है और स्कूल वाला जो एरिया है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इसी तरीके से यहाँ हमें बस स्टॉप दिख रहा है, बैंक दिख रहा है ना। सो यू नीड टू कंपेयर। चलिए, ये मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी आप लोग खुद परफॉर्म कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में काफ़ी साफ आपको पिक्चर दिख रही होगी। इसको आप पॉज कीजिए और यहाँ पे खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या क्या फ़र्क दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में और किसी रूरल एरिया में, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर कार्स नहीं होंगी रूरल एरियाज़ में, है ना,
वहाँ स्कूल्स होंगे लेकिन शायद बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल ना जा रहे हों, है ना। और आपका बसेस नहीं होंगी वहाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी वहाँ, सिनेमा हॉल नहीं होगा वहाँ, बैंक नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में आप दिखा सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स इन 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में 27,000 से सॉरी 27 बिग, ओके सॉरी। तो इसको हम नंबर में लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देते हैं। 5000 तो टाउन्स हैं इंडिया में, है ना, और 27 बिग सिटीज़ हैं, ठीक है। तो 5000 टाउन्स हैं इंडिया में और 27 बिग सिटीज़ हैं। टाउन्स कहते हैं शहर से एक लेवल नीचे जो होता है वो टाउन होता है, ठीक है। बिग सिटीज़ का मतलब जैसे कि चेन्नई, मुंबई, है ना, दिल्ली, कोलकाता, जहाँ पर ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हों और काम करते हों, वो क्या हुआ, बिग सिटी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो सिटी है वो कभी सोता नहीं है, द सिटी नेवर स्लीप्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई ना कोई शहर में सो रहा होता है तो कोई दूसरा जाग रहा होता है। मतलब कहने का ये है कि हमेशा शहर में 24/7 कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है ना। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या काम है जो शहर में चलता ही रहता है, ऐसे कौन से काम लोग करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या उन्हें किसी ने एम्प्लॉय किया हुआ है, शहर के लोगों को कोई काम देता है, या फिर शहर के लोग खुद अपने लिए काम बनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब है अपना काम खुद क्रिएट करना। जैसे अगर कोई अमरूद बेचता है तो उसे किसी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रखा, वो खुद से एम्प्लॉयड है, वो खुद अमरूद बेच रहा है। जिस दिन वो अमरूद बेचना बंद कर देगा उसको काम भी उसका बंद हो जाएगा, पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप खुद को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, खुद को काम देते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। शहर में लोग काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उनके पास क्या सभी लोगों के पास सिमिलर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये हमें समझना है। अब यहाँ एक और पिक्चर दे रखी है जहाँ पे ये अखबार बेच रहा है कोई बंदा, ये हॉस्पिटल है, एक आंटी फूल बेच रही हैं, एक लेडी है फूल बेच रही हैं, ये कोई बंदा ठेला लगाए हुए है, यहाँ पे लोग मटका बना रहे हैं, गाय है, यहाँ नाई है कुर्सी पर, बाल काटने वाला बाबर है, झाड़ू वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सबसे पहले हम देखेंगे वो लोग जो कि गलियों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। This is the city where my cousin lives. I have been here only 5 times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots, and cucumbers in baskets at her stall, so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely, colorful one that sold all kinds of flowers. We bought a red rose and a yellow rose. On the pavement opposite, we saw a man selling newspapers with a small crowd of people around him. Everyone wanted to read the news. Buses whizzed past, and there were auto rickshaws filled with school children. Nearby, under a tree, a cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. Next to him, the roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. Okay, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। अब देखिए, एक शहर की हम कहानी पढ़ेंगे जो कि जो राइटर है उसका कज़िन का शहर है वो, और वो उसके कज़िन के शहर एक बार गया तो वो शहर काफ़ी बड़ा था और उसके कज़िन ने उसे वो पूरा शहर घुमाया। तो जब ये लोग एक बार गए तो ये लोग घर से काफ़ी सुबह निकल गए थे। तो जब इन्होंने देखा कि मेन स्ट्रीट के कोने पर, यानी जो मेन गली है उसके कोने पर,
वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे काम जो थे वो चालू थे, यानी बहुत सुबह भी यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। जो वेजिटेबल वेंडर है, वेंडर कौन होता है? जो कि आपका जगह जगह जाकर के सामान बेचते हैं, है ना। तो जो वेजिटेबल वेंडर है उसने अभी से अपनी टोमेटोज और कैरेट्स और कुकुम्बर्स को अपने बास्केट में अरेंज कर लिया अपने स्टॉल पे, ताकि लोग जो है वो उसको देख सके कि क्या उसके पास क्या क्या सब्जियां हैं बेचने के लिए। उसके स्टॉल के बगल में एक प्यारा सा कलरफुल सा स्टॉल है जो कि फूल बेच रहा है ना। स्टॉल पे क्या बिक रहा है? फूल बिक रहे हैं। इसी तरीके से एक उन्होंने वहां स्टॉल से रेड और येलो कलर का रोज लिया। पेवमेंट कहते हैं सड़क का किनारा। तो उसी जहां से इन्होंने फूल खरीदा उसके ऑपोजिट में उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, जिसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं जो कि चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको खबरें पता चल जाएं। बसें गुजर रही हैं, ऑटो रिक्शाज हैं जिसमें स्कूल के बच्चे भरे हुए हैं, है ना। एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर जो चप्पल ठीक करने का काम करते हैं ना, चप्पल और जूते सही करने का काम करते हैं, कॉबलर, वो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और उन्होंने अपने सभी औजार और मटेरियल को एक छोटे से टिन के डिब्बे के ऊपर रखा हुआ है, टिन के डिब्बे के अंदर से निकाला हुआ है ना। तो उनके बगल में एक बार्बर है, रोड साइड बार्बर है, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, नाई है, और उनका अभी एक कस्टमर आ चुका है जिसको अभी सुबह जल्दी जल्दी शेव कराना है, ठीक है। A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. We decided to take one to the market, which was about 2 kilometers down the road. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि एक महिला है, एक औरत है जो कि एक कार्ट पर, यानी एक ढकेल जिसको हम बोल सकते हैं, एक कार्ट पर वो अपना ढकेल या ठेला हम बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर वो अपनी प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, उसमें हेयर पिन्स और क्लिप्स हैं, है ना। इस प्लास्टिक का जो सामान है वो उस कार्ट पर वो बेच रही हैं। और इसी तरीके से दूसरा एक बंदा है जो कि साइकिल ट्रॉली है उसके पास, और साइकिल ट्रॉली पे वो अपनी सभी वेजिटेबल्स को कैरी करके लोगों के घर घर लेके जा रहा है बेचने के लिए, ठीक है। फिर ये जो राइटर है और इसका जो कज़न है, ये एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे रिक्शा जो है वो खड़े हुए हैं लाइन से। वहाँ से ये रिक्शा वाला लेते हैं, एक रिक्शा में बैठते हैं, क्योंकि इनको रोड 2 किलोमीटर नीचे जाना था, है ना 2 किलोमीटर जाना था, तो इन्होंने रिक्शा ले लिया, ठीक है। ओके, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स की स्टोरी है, बच्चू मांझी करके नाम है, रिक्शा साइकिल रिक्शा पुलर। एक साइकिल रिक्शा वाले हैं जिनका नाम है बच्चू मांझी, इनकी स्टोरी है, इनको पढ़ेंगे हम। I come from a village in Bihar where I worked as a mason. My wife and 3 children live in the village. We don't own land in the village. I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. After I reached the city, I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installments. This was many years ago. I come to the bus stop every morning and take the customers wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. I take rides of up to 6 kilometers in the surrounding area. Each customer gives me rupees 10 to 30 per trip, depending on the distance. When I'm ill, I can't do this work, so on those days I don't earn anything. I stay with my friends in a rented room. They work in a nearby factory. I earn between 200 to 300 every day, out of which I spend rupees 100 to 150 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agriculture work that she gets once in a while. तो बच्चू मांझी की कहानी ये है कि ये बिहार के एक गांव से आते हैं जहाँ पे ये मेसन यानी कि मिस्त्री का काम करते थे। मिस्त्री यानी जो घर बनाते हैं ना वो मेसन होते हैं। तो वहाँ ये घर बनाने का काम करते थे। इनकी वाइफ है, 3 बच्चे हैं जो कि गांव में रहते हैं। वहाँ इनके पास ज़मीन नहीं थी। गांव में इनको ये मेसनरी का काम, घर बनाने का काम रेगुलरली नहीं मिलता था,
तो पैसे कम पड़ जाते थे, तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि ये शहर आकर के कुछ काम करें, और यहाँ ये आ गए और एक पुराना रिक्शा, साइकिल रिक्शा इन्होंने ख़रीद लिया। उसके पैसे इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में अदा किए, यानी कि किश्तों में अदा किए, और ये बहुत साल पुरानी बात है, ठीक है। बस स्टॉप हर सुबह आ जाते हैं बच्चू मांझी, और यहाँ से जहाँ पर भी कस्टमर्स को जाना होता है वहाँ उनको लेकर जाते हैं। शाम में 8:30 तक ये काम करते हैं। उसके बाद में आप देखें, ये दिन में कम से कम 6 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, सराउंडिंग एरियाज़ में कस्टमर्स को लेकर जाते हैं। हर कस्टमर इन्हें 10 से 30 रुपए के बीच में देता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जहाँ पर जिस दिन ये बीमार होते हैं उस दिन काम नहीं कर पाते, और उस दिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। ये अपने दोस्तों के साथ एक रेंटेड कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं। इनके जो फ्रेंड्स हैं वो पास ही की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। दिन का ये 200 से 300 रुपये कमा लेते हैं, जिसमें से 100 से 150 रुपये इनके खाने और किराए पर खर्च हो जाता है। बाकी के पैसे बचाकर अपने फैमिली के पास भेजते हैं। गाँव ये 2 से 3 बार ही जा पाते हैं साल में अपनी फैमिली को देखने के लिए। इनकी फैमिली वैसे तो सिर्फ उसी पैसे पे सरवाइव करती है जो कि ये भेजते हैं यहाँ से कमाकर, लेकिन इसके अलावा इनकी वाइफ जो है, जब इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी खेती से रिलेटेड काम मिलता है तो वो कर लेती हैं, थोड़े बहुत पैसे उनको वहाँ से भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी आपने पढ़ी, अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। वाई डिड बच्चू मांझी कम टू द सिटी? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, बच्चू मांझी क्यों आए थे शहर? बच्चू मांझी इसलिए आए थे शहर क्योंकि गांव में उनको, वो एक मेसन है और गांव में मेसनरी का काम उनको रेगुलरली नहीं मिलता था, जिसकी वजह से सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो इसलिए इन्हें शहर आना पड़ा। ओके, सो बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग रेगुलरली his masonry work and survival became a bit difficult, so that's why he came to the city to earn for his family. Why can't बच्चू मांझी live with his family? बताइए कि बच्चू मांझी जो हैं वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकते? Because there is not enough work in the village, and for earning for his family he had to work hard in the city, and he is working hard as a rickshaw puller, and he is making money for his family survival. Okay, now talk to a vegetable vendor or hawker and find out how do they organize their work, their way of preparing, purchasing, selling, etc. ठीक है, तो अपने पास, आप शहर में रहते हैं तो आप अपने आसपास जो सब्जी वाले हैं या फिर जो हॉकर हैं उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ से वो सामान खरीदते हैं, कैसे वो बेचते हैं, है ना, कैसे सामान को तैयार करते हैं। तो ये सब आप पूछिए, उनसे जानकारी हासिल कीजिए, मालूम कीजिए कि वो किस तरीके की लाइफ है उनकी। बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ। की तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि गलियों में काम करते हैं। अहमदाबाद शहर के किए गए एक सर्वे में ये पता चला कि सभी वर्कर्स का 12% ऐसा है जो कि गलियों में काम कर रहा है, जो कि या तो कुछ बेच रहे होते हैं या कुछ रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि कार धुलाई, आप देखते हैं कार और बाइक्स वगैरह जो धुलाई सेंटर्स होते हैं वो एक तरीके की सर्विस है ना, तो वो ज़्यादातर आपको गली या सड़क के किनारे मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे काम है, जैसे कि आप पंक्चर का काम है या फिर आप कॉबलर का काम है या सब्ज़ी का काम है, तो बहुत सारे काम हैं। आप देख सकते हैं शहरों की बेसिक चीज़ यही है कि यहाँ आपको सर्विस शायद मतलब हर गली में, हर मोहल्ले में मिल जाएगी किसी न किसी तरीके की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा ख़ुद से काम करना पड़ता है, कोई एम्प्लॉय नहीं किए हुए है आपको अपना खुद पूरा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, काम कैसे शुरू होगा, कैसे ख़त्म होगा। मान लीजिए अगर कोई नाई है जो कि काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपना पूरा सेटअप खुद लगाना है, ठीक है, उसको अपना पूरा सेटअप खुद लगाना है, अपने टूल्स खुद लाने हैं। कोई सब्ज़ी वाला है तो सब्ज़ी खुद लेकर आनी है, खुद दुकान खोलनी है, खुद बंद करनी है, सब्ज़ी को लेकर भी खुद आना है और पहुंचाना भी खुद है। फिर तो इससे हमें ये पता चलता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको पूरा सेटअप प्रोवाइड किया जाता है,
आप जैसे टीचर हैं, सो आपको पूरा सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, आपको बस जा करके वहाँ काम करना होता है, ठीक है। दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यू हैव टू वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम A to Z। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि शहर में सबसे पहले हम स्ट्रीट्स वाला कवर करेंगे। तो यूजुअली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। और जैसे कि कुछ बोर्ड्स हैं या पेपर्स हैं, उनको पुराने बॉक्सेस के ऊपर बिछा लिया, या फिर कुछ पुराने कैनवस जो शीट्स होती हैं उनको कुछ पोल्स पर बांध लिया तो छत बन गई। इस तरीके से इनकी अपनी खुद की ढकेलें होती हैं या सिंपली प्लास्टिक शीट्स होती हैं जो कि सड़क के किनारे बिछा लेते हैं, ठीक है, पेवमेंट पर। और कभी भी इनसे कहा जा सकता है कि आप अपनी शॉप को डिसमेंटल कीजिए, यानी कि ख़त्म कीजिए बिल्कुल, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। और शहर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर इन हॉकर्स को अलाउ भी नहीं किया जा सकता कि वो अपना जा कर के काम कर लें। Okay, vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase, clean, sort, and make them ready to sell. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. जो ज़्यादातर जो वेंडर्स होते हैं वो ज़्यादातर वो चीज़ें बेचते हैं जो कि उनकी फैमिलीज़ ख़रीद कर लाती हैं, साफ़ करती हैं, फिर घर पे बनाती हैं, फिर उनको बेचने के लायक बनाती। जैसे अगर आप पकौड़ी जो बिकती है, या फिर कहीं पर मुंबई में वड़ा पाव मिलता है या समोसे मिलते हैं, अगर आप इस तरीके से देखें तो आप जब देखेंगे तो वेंडर से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं या फिर उनके घर की जो महिलाएं हैं वो दिन में ये सारा सामान, जो चटनी वगैरह होती है, जो मसाला होता है, वो तैयार करती हैं। और फिर वो बाद में जो भी उस कार्ट को लगाता है वो लेकर के आता है और वो उस कार्ट को लाता है, यानी पूरी फैमिली का हार्ड वर्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व है ना। इसी तरीके से अगर आप सब्जी वालों से भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जी वो सुबह ही ले आते हैं, फिर उसको उनकी फैमिली जो है वो बैठ करके सब लोग उसको अलग अलग करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं कार्ट पर, है ना। तो आप जब बात करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। ओके, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं जो कि शहर में रह कर के पैसे कमाते हैं, उनको अपने घर भी सेट करने पड़ते हैं स्ट्रीट्स पर, ठीक है, यानी गलियों में ही उनको सोने बैठने का इंतज़ाम करना पड़ता है। बहुत सारे वर्कर्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइफ इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर देम। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। शहरों में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। स्ट्रीट वेंडिंग ऐसा लगता है देखने में, और अभी तक ऐसे ही देखी जाती है जैसे कि ट्रैफिक के लिए बाधा वो बन रही है और जो लोग चल रहे हैं उनके लिए बाधा बन रही है। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों को क्यों ऐसा काम करना पड़ रहा है। उन्हें कोई शौक थोड़े ही है भाई ट्रैफिक रोकने का। उनको ऐसा काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका अधिकार है कि वो भी अपनी पैसे कमा सकें। अगर वो मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं तो वो कमा सकें। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है और इससे अब थोड़ा सा जो अवेयरनेस है वो इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स so that they have a place to work and that there is also a free flow of people. तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पर काम कर रही है, इस चीज़ पर सोच विचार कर रही है और उन लॉज को मॉडिफाई कर रही है जिन्होंने वेंडिंग को गलत बताया है ना, बैन किया है स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स भी अपना काम कर सके और ट्रैफिक में भी कोई बाधा ना आए। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। शहरों में और टाउन्स में हॉकिंग जोन्स बना दिए गए हैं और ऐसा सजेस्ट किया गया है कि मोबाइल वेंडर्स जो हैं वो उनको अलाउ किया जाए ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। मोबाइल वेंडर क्या होते हैं? मोबाइल यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो होते हैं मोबाइल वेंडर। ओके, हॉकर्स जो हैं उनको हॉकर्स कमिटीज़ का पार्ट होते हैं जो मतलब उनको कमिटीज़ का पार्ट बनना चाहिए ताकि जो उनसे रिलेटेड डिसीजंस हैं वो प्रॉपरली लिए जा सकें।
मार्केट। अब सबसे पहले आपने स्ट्रीट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मार्केट की, ठीक है। सो व्हेन वी रीच द मार्केट, द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन, बट द प्लेस was already crowded because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. तो अब हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ चलेंगे, तो मार्केट में हम देखेंगे कि दुकानें हैं जो कि अभी अभी खुली हैं, अभी भी खुल रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और दुकानों की लाइन लगी हुई है, मतलब रोज़ हैं, लाइन से दुकानें ही दुकानें हैं और वहाँ पे मिठाइयाँ बिक रही हैं, टॉयज़ बिक रहे हैं, खिलौने हैं, क्लोथ्स यानी कपड़े, फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल, और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, डिवाइसेस वगैरह वगैरह। एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है एंड में। My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. ठीक है, तो क्योंकि जो राइटर है उसको उसकी कज़न को डेंटिस्ट को मिलना था, डेंटिस्ट को दिखाना था, तो जब वो लोग गए डेंटिस्ट के क्लिनिक में, वहाँ थोड़ी देर वेट करना पड़ा, तो फिर बाद में डेंटिस्ट ने इन्हें बुलाया और चेक करके बताया कि इनके दांत में कैविटी है और उस कैविटी को भरना पड़ेगा, इसलिए वो दूसरे दिन यानी अगले दिन भी वहाँ पर आए। इसके लिए इनकी जो कज़न है वो थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उसने अपना दांत ख़राब होने दिया और उसे लगा कि ये थोड़ा प्रोसेस जो है वो पेनफुल होगा। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for girls were kept. ठीक है, सो डेंटल क्लिनिक से फिर हाँ ये जो दोनों कज़न्स हैं ये एक नए गारमेंट शोरूम में गए क्योंकि जो नरेटर है उसको कुछ कपड़े ख़रीदने थे, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड क्लोथ्स ख़रीदने थे। और जब ये वहाँ पर गए तो हर फ्लोर के ऊपर अलग तरीके के क्लोथ जो हैं वो बिक रहे हैं। और 3rd फ्लोर पे जब ये गए तो वहाँ लड़कियों के कपड़े थे क्योंकि इन लड़कियों के कपड़े चाहिए थे, है ना, तो इन्हें 3rd फ्लोर तक जाना पड़ा। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। अब थोड़ा सा हम केस चेंज करते हैं, मार्केट आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हरप्रीत और वंदना business persons. My father and uncle worked in a small shop during festival times, and on Sundays my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. Harpreet. We opened the showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. वंदना। हरप्रीत का कहना है कि मेरे फादर और अंकल जो हैं वो एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। फेस्टिवल के दिनों में और संडे में मैं और मेरी माँ जो हैं वो उनकी मदद किया करते थे। मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया जब मेरा कॉलेज पूरा हो गया तब। वंदना का कहना है कि हमने ये शोरूम खोला था कुछ साल पहले। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमारा बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बदल गया है क्योंकि आजकल लोग ड्रेस को डिज़ाइन करवाने से ज़्यादा रेडीमेड कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, उन्हें सिलवाना पसंद नहीं करते बल्कि उनको रेडीमेड ख़रीदना पसंद करते हैं। ये जो ट्रेंड है आजकल वो रेडीमेड गारमेंट्स का है और हमें एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए होता है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। For our showroom, we buy things from different places. We buy most of the material from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripur. तो शोरूम के लिए ज़्यादातर जो सामान है वो कहाँ से आता है, अलग अलग जगहों से आता है, जैसे कि मुंबई, वो नोएडा से भी आते हैं, गुड़गांव से भी आते हैं। गुड़गांव जो है वो छोटे छोटे, नोएडा और गुड़गांव छोटे छोटे टाउन्स हैं, काफ़ी बड़े हैं, दिल्ली के पास है। हम कुछ ड्रेसेस फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाते हैं। There are several things we need to do to turn this showroom properly. To run this showroom properly, we advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channels. Currently this building is rented, but soon we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy
a car and book a flat in an apartment complex nearby. तो बेसिक सी बात ये है कि ये जो शोरूम है इसको प्रॉपरली चलाने के लिए अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। अखबार में एडवर्टीज़मेंट देना पड़ता है ना, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, उसका ऐड देना पड़ता है। सिनेमा थिएटर्स में ऐड देना पड़ता है, टेलीविजन्स और रेडियो चैनल्स पे ऐड देना पड़ता है। और अब ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये शोरूम है, ये अभी तो रेंटेड है, यानी कि किराए पर है, लेकिन इनका प्लान है कि काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये इसको भी खरीद लेंगे। और जब ये मार्केट जब से बनी है, जब से जो मेन मार्केट बन गई है लोगों के लिए जो आसपास के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। और इसी बिजनेस के बदौलत इन्होंने एक कार और एक फ्लैट को बुक किया है इन नियर बाय अपार्टमेंट, पास ही के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो अब यहाँ कुछ सवाल हैं। वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम? इन्होंने शोरूम क्यों शुरू किया? क्योंकि अब लोग स्टिच्ड क्लोथ पसंद नहीं करते, अब वो रेडीमेड गारमेंट पसंद करते हैं। व्हाट डू दे हैव टू डू टू रन द शोरूम? शोरूम चलाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है? तो उन्हें एडवर्टीजमेंट देने पड़ते हैं अलग अलग जगहों पे, रेडियो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे और आपका सिनेमा हॉल्स में। ओके, टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट एंड फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क. Have there been any changes in his business in the past 20 years? ठीक है, तो आप किसी भी शॉप ओनर से बात कीजिए, किसी मार्केट में जाइए, शॉप ओनर से बात कीजिए और पता कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क को, अपने काम को प्लान करते हैं, कैसे उनका सारा काम जो है वो चलता है। क्या कोई काम में चेंज आया है उनके बिजनेस में? पिछले 20 सालों में कोई चेंज आया है? क्या डिफरेंसेस हैं उनमें और उन लोगों में जो कि स्ट्रीट्स पर बेचते हैं? तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके, लाइक Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. These shops may be small or large and they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisors and helpers. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the upper market are closed on Wednesdays. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. तो मार्केट एक वो जगह है जहाँ पर चीज़ों को बेचने का लाइसेंस होता है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेज भी होते हैं, जैसे बैंक और कुरियर सर्विसेज। और कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसे चलाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये डिसाइड करती है कि हफ्ते में कौन से दिन मार्केट बंद रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब ये जो दोनों कजिन्स हैं अब ये बात काय की कर रही है, फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की। आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन on one of my dresses which I need for a special occasion. My cousin said that she knew Nirmala who worked in a garment factory. Nirmala's neighbors do zari work and embroidery, so we got a bus and headed towards the factory area. The bus was really crowded. At every stop more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. People were pushing others to make more space for themselves. My cousin guided me to a corner so that we would not get squashed. I wondered how people travel like this every day. As the bus entered the factory area, people started getting off. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. So, क्योंकि जो हमारी नैरेटर हैं, जो पूरी कहानी सुना रही हैं, वो जो है उनको ज़री वर्क करवाना था। ज़री एक तरीके की कारीगरी होती है, ठीक है। बहुत सारे तरीके की कढ़ाई होती है। कढ़ाई जानते हैं ना आप लोग, जो एम्ब्रॉयडरी जिसको हम बोलते हैं, उसी में से एक है ज़री, है ना। तो इसमें एक जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक बारीक धागे से काम होता है, कढ़ाई होती है ना। कढ़ाई बेसिकली एम्ब्रॉयडरी। इनको एम्ब्रॉयडरी करानी थी अपनी एक ड्रेस पे, है ना, जो कि इन्हें एक स्पेशल ओकेजन पे पहननी थी। तो इन्होंने इनकी कज़न से कहा कि मुझे एम्ब्रॉयडरी करानी है। तो इनकी कज़न ने कहा कि वो निर्मला है और निर्मला जो है वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, और निर्मला के पड़ोसी जो हैं वो ज़री का काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं।
सो हमने एक बस ली और हम फैक्ट्री एरिया की तरफ गए। बस में सभी लोग चढ़ते चले जा रहे थे, बहुत क्राउडेड थी बस, चढ़ते ही चले जा रहे थे, चढ़ते चले जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो लोग जो है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि ज़्यादा जगह बन सके बैठने के लिए। तो कहीं हम कुचल ना जाएं इन सब चीज़ों में, हम सब दब ना जाएं, मैं और मेरी कज़िन, तो हम एक कोने में जा कर के खड़े हो गए। जैसे ही फैक्ट्री एरिया पे बस पहुंची, लोग उतरने लगे और हम भी वहाँ से फिर क्रॉसिंग पे उतर गए और बहुत हमें सुकून मिला उतर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस के अंदर। There were a large number of people sitting on railing or in groups at the crossing. They seemed to be waiting for someone. Some groups had people on scooters standing by and talking with them. My cousin explained that this place was called Labor Chalk. These were daily wage workers who work as helpers to masons. ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे जो कि रेलिंग्स पर बैठे हुए थे या फिर वो ग्रुप्स में खड़े हुए थे या फिर क्रॉसिंग पे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं उनमें ऐसे लोग थे जो कि स्कूटर्स पे थे, है ना, और उनसे बात कर रहे थे खड़े हुए लोगों से। मेरी कज़िन ने बताया कि इस जगह को लेबर चौक कहते हैं। लेबर चौक, चौक हमारे यहाँ उसको कहते हैं हिंदी में समथिंग जो कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना। चौक बेसिकली एक छोटा सा ऐसा एरिया होता है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, उसको चौक बोलते हैं, है ना, जहाँ ढकेले होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो चौक होता है। तो ये लोग जो खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ये डेली वेज लेबरर्स हैं जो कि मेसन्स के साथ हेल्परी का काम करते हैं, हेल्पिंग का काम करते हैं। यानी कि जो आप जानते हैं ना, जैसे एक मिस्त्री होता है तो वो सब नाप तोल का काम देखता है घर बनाने में, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेबर भी चाहिए होती है जो कि आपका मैनुअल लेबर कर सके, उठाई धराई का काम जिसको बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जैसे गड्ढे खोदने हैं या वजन उठाना है या फिर ट्रक में से सामान निकालना है, मार्केट में पाइपलाइन का गड्ढा खोदना है या टेलीफोन केबल्स के गड्ढे खोदते हैं या रोड बनाना है, तो ऐसी बहुत सारी मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं सिटी में जो कि कुछ भी काम कर लेते हैं। ये इनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। जैसे मिस्त्री है तो उसका एक स्पेशलाइजेशन है, इनका स्पेशलाइजेशन नहीं होता, ये कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो लेबर चौक पे डेली वेज वर्कर्स जो हैं वो अपने औजारों के साथ इंतज़ार कर रहे हैं ताकि लोग आएँ और इनको लेकर के जाएँ काम करवाने के लिए। ठीक है, we entered the factory area to find it full of small workshops. There seemed to be endless rows of them. ठीक है, in one section we saw people working in a small room on sewing machine where cloth was being stitched. One person operated one sewing machine. Clothes that had been stitched were stacked on वन साइड ऑफ अ रूम। ठीक है, तो जब ये लोग फैक्ट्री एरिया में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, कारखाने हैं और वहाँ पे बहुत सारी हैं, है ना। एक सेक्शन में ऐसा देखा कि लोग जो हैं वो छोटे से कमरे में सिलाई मशीनों पे काम कर रहे हैं, है ना, और एक इंसान जो है वो एक सिलाई मशीन पे काम कर रहा है, स्विंग मशीन पे काम कर रहा है, और कपड़े जो हैं उनको सी करके एक कोने में इकट्ठा किया जा रहा है। We located Nirmala in the stitching unit. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. Nirmala works as a tailor in an export garment unit. The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and Netherlands. Workers like Nirmala have to work very long hours in the months from December to April. A normal working day begins at 9 a.m. and finishes only by 10 p.m., sometimes even later. She works for 6 days a week. At times, when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too. Nirmala is paid rupees 280 a day for 8 hours and rupees 100 extra for working late. By June, the work is over and the factory reduces its staff. Nirmala will also be asked to leave for about 3 or 4 months in the year. There is no work for her. Okay,
सो निर्मला क्या है, कौन है निर्मला? निर्मला को इन्होंने स्टिचिंग यूनिट में देख लिया, वो बैठी हुई थी और वो काफ़ी खुश हुई इनकी दोस्त से मिलकर के, सॉरी इनकी कज़न से मिलकर के, और उसने प्रॉमिस किया कि वो जरी का काम करवा देगी। निर्मला जो है वो फैक्ट्री, वो टेलर की तरह काम करती है एक्सपोर्ट गारमेंट। तो निर्मला जो है वो एक टेलर की तरह काम करती है एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में, और जो फैक्ट्री है जहाँ पे वो समर यानी गर्मियों के कपड़े बनाती है उन लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड वगैरह। निर्मला जैसी जो वर्कर्स हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है, काफ़ी घंटों तक काम करना पड़ता है दिसंबर से अप्रैल के महीने में, और एक नॉर्मल वर्किंग डे पे 9 बजे वो काम शुरू करती हैं और रात को 10 PM तक उन्हें काम करना पड़ता है, कभी कभी और देर तक भी काम करना पड़ता है। दिन में हफ्ते में 6 दिन उनको काम करना पड़ता है, और जब काम को अर्जेंटली ख़त्म करना हो यानी जल्दी हो काम पूरा करने में, तो उनको संडे में भी काम करना पड़ता है। निर्मला को एक दिन के 280 रुपये दिए जाते हैं 8 घंटे काम करने के, और 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अगर एक्स्ट्रा काम करना हो तो। लेट काम करती है अगर निर्मला तो उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जून से जो वर्क है वो काम ख़त्म हो जाता है, काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जो फैक्ट्री है वो अपने स्टाफ को रिड्यूस करती है। निर्मला से भी कहा जाएगा कि वो नौकरी को छोड़ दें। 3 से 4 महीनों के लिए साल में निर्मला के पास कोई काम नहीं होगा। ज़्यादातर वर्कर्स निर्मला जैसे वो सिर्फ कैजुअल बेसिस पर ही एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि उनसे कभी भी कहा जा सकता है कि वो काम को छोड़ दें। ठीक है, तो जब इन्हें बड़ा ऑर्डर मिलता है एम्प्लॉयर्स को तो ये ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, और उसके बाद में जब काम ख़त्म हो जाता है तो उनको काम छोड़ना पड़ता है। दूसरे समय पर, साल के दूसरे समय पर उनको कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। Jobs like Nirmala's are not permanent. If workers complain about their pay or working condition, they are asked to leave. There is no job security or protection if there is ill treatment. They are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill unit, the workers work on day and night shifts, with each shift lasting 12 hours. One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. तो निर्मला जैसे जो लोग हैं उनका जॉब परमानेंट नहीं है। अगर वर्कर कंप्लेन करता है किसी भी चीज़ के बारे में तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो कह सकता है कि तुम नौकरी छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो भी आपको काम करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको 12 घंटे से ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम क्लॉथ मिल यूनिट में देखें तो जो वर्कर्स हैं वो दिन और रात दोनों काम करते हैं। जो एक शिफ्ट है जो 12 घंटे की चलती है, एक वर्कर जब 12 घंटे एक मशीन पे काम कर लेता है तो उसकी जगह दूसरा वर्कर आ जाता है और वो फिर अगले 12 घंटे सेम मशीन पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ सवाल है। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स? क्यों लगता है आपको ऐसे छोटे छोटे कारखानों में कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है? डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग: वर्किंग आवर्स, कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, अर्निंग एंड द डेज ऑफ वर्क अवेलेबल। इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी निर्मला जैसे लोगों की जो कि ऐसे काम कर रहे हैं इन द वर्कशॉप। Would you say that domestic workers like housemates are also casual workers? क्या आप कहेंगे कि घर में जो काम करने वाली जो मेड्स होती हैं वो भी कैजुअल वर्कर्स हैं, हाउसमेट्स? सोचना पड़ेगा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। आप उनके ऐसी ही एक महिला के वर्क डे को डिस्क्राइब कीजिए और वो जो काम करती हैं उसको भी डिटेल कीजिए कि वो लोगों के घरों में क्या क्या काम करती है। जैसे मैं आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। अगर एक हाउसमेट है तो वो सुबह जल्दी आपके घर आ जाती है ना। एग्जैक्टली तो नंबर किस टाइम ज़्यादातर हाउसमेट्स काम शुरू करती हैं वो आपको ही पता लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो आ जाती हैं, उसके बाद में वो काम शुरू करती हैं, एक घर का काम करती हैं, पूरा काम निपटाती हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन जिस भी काम के लिए आपने रखा है। उसके बाद जो कि अच्छा खासा फिजिकल लेबर है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद वो दूसरा घर जाती हैं, वहाँ पूरा काम करती हैं। तो इस तरीके से 3-4 घर वो दिन में करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो एक ही घर करती हैं, ठीक है, पूरा काम करती हैं, खाना वाना भी बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाउसमेट्स हैं उन्हीं के उनके एक दिन को आपको डिस्क्राइब करना है। फिर उनकी आपको सैलरी भी देखनी है। सैलरी मतलब कितना कमा लेती हैं वो। अब इसमें आपको एवरेज से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए कहीं वो कम कमा रही हैं, दूसरी जगह थोड़ा ज़्यादा कमा रही हैं, तो उन दोनों का आपको एवरेज निकाल करके एक एवरेज नंबर क्रिएट करना पड़ेगा कि अच्छा इतना वो कमा लेती हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से वो भी एक कैजुअल लेबर ही कर रही हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके घर में काम नहीं है, वैसे तो होता है, पर अगर घर में कोई काम नहीं है या फिर अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप कह देंगे, या आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप कह देंगे कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए तो काम ख़त्म हो गया ना, उन्हें नया काम देखना पड़ेगा, है ना। और वर्किंग कंडीशंस भी वही है, अगर आप देखें तो वर्किंग कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है जहाँ पे कुछ लड़के हमें दिख रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं विद सम काइंड ऑफ हेडफोन एंड कंप्यूटर। तो ये क्या काम कर रहे हैं? वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज़। शहरों में एक नए तरीके का काम ये भी निकला है कि कॉल सेंटर में काम करना। कॉल सेंटर में काम करना कैसा होता है, क्या होता है? कॉल सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जो कि प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन से डील करता है, जो कि कस्टमर्स पूछते हैं। कस्टमर्स किसी भी चीज़ जो वो ख़रीद रहे हैं या सर्विस ख़रीद रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग या टिकट बुकिंग, तो उससे रिलेटेड उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, तो वो पूछने के लिए वो किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं। तो कॉल सेंटर्स जो हैं वो जनरली बड़े बड़े कमरे होते हैं जहाँ वर्क स्टेशंस होते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर होता है, एक टेलीफोन सेट होता है, एक सुपरवाइजर स्टेशन होता है ना। इंडिया जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा मेजर सेंटर है इंडियन कंपनीज़ के लिए नहीं बल्कि फ़ॉरेन कंपनीज़ के लिए भी। यहाँ पर कॉल सेंटर सेट किए जाते हैं ताकि वो जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं और कम वेजेस पे काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। मतलब वही फॉरेन कंपनीज आखिर इंडिया में क्यों काम सेट कर रही हैं? तो फॉरेन कंपनीज का एक रीज़न ये है काम यहाँ सेट करने का कि पढ़े लिखे लोग तो हैं यहाँ पर, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कम पैसों में भी वो कॉल सेंटर्स में काम करने चले जाते हैं, जो कि लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और कहने का मतलब वही है कि मान लीजिए अभी एक ग्रेजुएट है, अब उसके पास कोई काम तो है नहीं, तो वो ही सोचता है कि यार चलो यही काम कर लेते हैं, है ना, कॉल सेंटर में ही काम कर लेते हैं। पढ़े लिखे तो हैं, हम बोल तो सकते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, दिक्कत ये है ना। अब ऑफिस एरिया की बात करते हैं। ऑफिस एरिया, इन द ऑफिस एरिया माय आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM. We thought we did get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. Her office was in an area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out. Some headed for the car park, while others went towards the row of buses. The aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuits. The factory where the biscuits are made is outside the city. She supervises the work of 50 salespersons who travel to different parts of the city. They get orders from shopkeepers and collect payment from them. She has divided the city into 6 regions, and once a week she meets the salespersons of each region. She checks their progress report and discusses problems they face. She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to different places. ठीक है। तो अब इनकी जो आंट हैं, यानी कि जो इनकी आंटी हैं, उन्होंने कहा था सुधा, उनका नाम है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती हैं एक बिस्किट की फैक्ट्री में। उन्होंने कहा था कि 5:30 पे हमारे ऑफिस पहुंच जाना, आंटी के ऑफिस पहुंच जाना है। तो वहाँ जब ये ऑफिस पे गए, क्योंकि लेट थे, तो इन्होंने ऑटो रिक्शा ले लिया। तो जब ये ऑफिस गए तो इन्होंने देखा कि उनका जो ऑफिस है वो लंबी लंबी बिल्डिंग्स से, उसके आसपास लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, है ना, और वहाँ से बहुत सारी भीड़ लोगों की निकलती है, और वो भीड़ में कुछ लोग जो हैं वो कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं।
दूसरे जो हैं वो बसेस की रोज़ की तरफ जा रहे हैं। तो आंटी का काम ये है कि ये 5 सेल्स पर्सन्स की काम को सुपरवाइज़ करती हैं। वो सेल्स पर्सन शहर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेकर के आते हैं। वो ऑर्डर जो है फिर वो उसमें जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उनको हल करती हैं और उनके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करती हैं। ये सब काम है इनका, है ना। और हफ्ते में कम से कम एक बार ये हर सेल्स पर्सन से ज़रूर मिलती हैं। तो she gets a regular salary every month and is a permanent worker with the company. She can expect her job to continue for a long period of time being a permanent worker. She also gets other benefits such as the following. ठीक है, तो ये जो आंट है इनको रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने, परमानेंट वर्कर हैं तो कंपनी के साथ और साल ये काम कर सकती हैं। और इनको दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे क्या क्या हैं, 4-5 हैं, जैसे कि आप लिख लो, देख लो यहाँ पे। सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी बूढ़ी हो जाएंगी तो इनको पैसे मिलते रहेंगे। हॉलीडेज़ मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, है ना। जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज अगर हम देखें, अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। शी विल अर्न interest on these savings. When she retires from this job, she will get this money and she can then live on that. तो बूढ़ी हो जाएंगी तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपको सैलरी है उसका कुछ हिस्सा एक फ़ंड के तौर पे अलग रख दिया जाता है कंपनी द्वारा, गवर्नमेंट के साथ वो कुछ हिस्सा जो है वो अलग रख दिया जाता है। एंड जब ये बूढ़ी हो जाएंगी तो उस फंड पे जो है इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो एक सेविंग के तौर पे जब वो रिटायर हो जाएंगी तो उनको वो सेविंग जो है वो मिल जाएगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अमाउंट उनके लिए हो जाएगा और वो अपना बुढ़ापा आराम से उस पर काट सकती है। छुट्टियाँ भी इनको मिलती हैं, हॉलीडेज़ मिलते हैं, ठीक है। शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। इनको साल में एनुअल लीव्स भी मिलती हैं, संडेज़ की छुट्टी भी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडे भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं अपने फैमिली के लिए, जैसे कि इनकी कंपनी जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस एक सर्टेन अमाउंट तक इनकी कंपनी पे करती है, इनके भी और इनकी फैमिली मेम्बर्स के भी। अगर और उनको मेडिकल लीव भी मिलती है, यानी कि अगर आप मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको लीव दी जाएगी कंपनी से, और उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती इस छुट्टी के लिए। तो बहुत सारे वर्कर्स हैं शहर में जो कि ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जाता है एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work, है ना। तो इनका जो काम है काफ़ी ज़्यादा रेगुलर है, ये रोज़ काम पे जाएंगे, इनको सैलरी मिलती रहेगी, इनका काम आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनका काम जो है अगर फैक्ट्री में काम कम भी हो जाता है तो भी इनसे नहीं कहा जाएगा कि ये नौकरी छोड़ करके चले जाएं। At the end of the day, we got into my aunt's car exhausted, but it has been so much fun. And I thought how interesting that so many people do so many different things in the city. They have probably never met each other, but it is their work and that ties them together and helps to make up city life. ठीक है, दिन के अंत में ये अपनी आंट की कार में बैठी और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन दिन में इन्होंने काफ़ी मज़े किए और इन्हें पता चला कि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर ही अर्बन लाइफ जो है वो बनती है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी डिस्कस कर लेते हैं, अलग से क्या डिस्कस करना है इन्हें। पहला सवाल, read and discuss the following description of the living condition of workers who come to the labor chowk. सोर्स है अमन सेठी, हिंदू ऑनलाइन। Most workers that we find at the labor chalk cannot afford permanent accommodation and so sleep on pavement near the chalk, or they pay ₹6 a night for a bed at a nearby night shelter run by a municipal corporation to compensate for the lack of security. To local tea and cigarette shops function as banks, money lenders and safety lockers all rolled into one. Most workers leave their tools at these shops for the night for safekeeping and pass on any extra money to them. The shopkeepers keep the money safely and also offer loan to laborers in need.
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। बच्चू मांझी कहाँ काम कर रहे हैं? स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? दिन का 100 रुपये कमा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, हाँ सिक्योरिटी ऑफ वर्क थोड़ी बहुत तो है, जब तक रिक्शा है, जब तक वो रिक्शा चला सकते हैं, है ना, तो ये सिक्योरिटी तो है कि काम उनके पास रहेगा। लेकिन हाँ ये नहीं है, बेनिफिट उनको कोई नहीं मिल रहा है, बेनिफिट रिसीव्ड, तो एज सच उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। और खुद से काम कर रहे हैं, वर्क ऑन देयर ओन, लास्ट वाले में आएगा वर्क ऑन देयर ओन। हरप्रीत और वंदना जो है, इनका प्लेस ऑफ वर्क एक शोरूम है। ये दिन का अच्छा खासा कमा लेते होंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने कार भी खरीदी है, फ्लैट भी खरीदा है। और सिक्योरिटी ऑफ वर्क हाँ है, जब तक कि इनके पास ये रेंट ये देते रहेंगे, जब तक सिक्योरिटी हल्की फुल्की है। क्लियर सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी वाला केस है। और बेनिफिट्स इनको क्या क्या मिल रहे हैं? तो बेनिफिट्स तो एज सच इनको भी कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये अगर कोई इनके साथ कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट दे कैन क्लेम। और ये भी खुद से ही काम कर रहे हैं, वर्क ऑन देयर ओन। निर्मला जो है वो खुद से काम नहीं कर रही है, वो एक फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है, किसी और के लिए काम कर रही है। उसका प्लेस ऑफ वर्क एक फैक्ट्री है, अर्निंग उसकी आपको पता ही है 280 रुपये है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क नो सिक्योरिटी है, और बेनिफिट्स भी इसको कोई ख़ास बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो लेट काम उसको करना पड़ता है तो उसका एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन खुद से वो काम नहीं कर रही, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। सुधा जो है उसका प्लेस ऑफ वर्क एक कंपनी है, वो एक कंपनी में काम करती है, महीने का 30,000 रुपये पर मंथ कमा लेती है वो, है ना। और उसको सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, सिक्योरिटी ऑफ वर्क है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ वर्क है और बेनिफिट्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, और वो एक कंपनी के लिए काम कर रही है। इन व्हाट वे इज़ अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब? डिस्कस, आपको डिस्कस करना है कि क्यों, किस तरीके से एक परमानेंट जॉब एक कैजुअल जॉब से अलग होती है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि परमानेंट जॉब में आपका जो काम है वो रेगुलर होता है, आप एक ही प्रकार का काम कर रहे होते हैं। कैजुअल जॉब में आपको आज आपने कोई काम किया, कल आपको दूसरा काम करना पड़ सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि रेगुलर जॉब में आपका टाइमिंग फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। लेकिन कैजुअल जॉब में क्या है, जब काम है तो आपसे लिया जाएगा, जब नहीं है तो आप खाली बैठे हैं, है ना। तो इसके पॉइंट्स बना के मैं एक पूरे दूसरे वीडियो में आंसर्स के साथ ये डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी मैंने एक हल्का सा अंदाज़ा देने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवा दिया। व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विद द सैलरी? सैलरी के साथ सुधा को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सैलरी के साथ साथ सुधा को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए। सुधा को बुढ़ापे के लिए उसकी सैलरी का एक हिस्सा जमा होता जा रहा है ना, तो मनी फॉर ओल्ड एज। और एक फैसिलिटी और है, वो है हॉलीडेज़ भी मिलते हैं सुधा को, छुट्टियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। अब एक यहाँ क्वेश्चन और है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल टू शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट विच यू विजिट फ्रिक्वेंटली। आप जिस मार्केट में फ्रिक्वेंटली यानी ज़्यादातर अक्सर जाया करते हैं, उस मार्केट में क्या क्या काम कर रहे हैं लोग, उनके नाम लिखने हैं आपको। जैसे अगर आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, ओके, आप के आसपास जो भी हो, जैसे आपके घर के पास कोई चौक है, कोई एरिया है जहाँ से आप अपने घर का सामान लाते हैं ना, वो मार्केट आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, आप वो जगह पकड़ लीजिए जहाँ से आप अपने घर का रोज़ का दूध ब्रेड लेकर के आते हो, सब्ज़ी लेकर के आते हो, वो जगह आप पकड़ लीजिए। और फिर उसके आसपास की चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे अगर आप सब्ज़ी कहीं ख़रीदने जाते हैं तो उसके पास ब्रेड बटर की भी कोई दुकान होगी, है ना। हो सकता है उसके आसपास कोई ट्रैवल एजेंट की भी दुकान हो सकता है कोई ढाबा भी हो, कोई छोटा सा होटल भी हो। तो वो सारी चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉपलर है, तो आप कॉपलर का नाम लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। या कोई वहाँ पर कोई कोचिंग क्लासेस हैं तो उसका नाम आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ तो होगा, छोटी बड़ी सब चीज़ों के नाम आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जिन्होंने भी वीडियो देखी है उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।